वीडियो का थंबनेल देखकर और वीडियो की हेडिंग देखकर, टाइटल देखकर थोड़ा अजीब तो आपको लगा होगा कि ये क्या बकवास बेतुका सा टॉपिक है, एकदम अजीब सा कि बेरोज़गार जिन्हें बेरोज़गार नहीं होना चाहिए था। लेकिन यकीन मानिए ये टॉपिक इतना ही बोरिंग या इतना बकवास नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि ये कोई साधारण टॉपिक नहीं है। ये मुझसे, आपसे और हमारे तरह से हज़ारों बच्चों की जीवन से जुड़ा हुआ है जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या उससे भी नीचे की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वे बच्चे जो अपने इस मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लाइफ को छोड़कर एक बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद करते हैं, और ये उम्मीद उनको नज़र आती है देश की सरकारी नौकरियों में, आईएएस, आईपीएस जैसे पदों पर। तो वे बच्चे अपने प्रिपरेशन के दौरान ऐसी क्या गलतियां करते हैं, ऐसे क्या स्टेप्स वो नहीं लेते जो उनको लेने चाहिए थे, वो सब आज हम यहाँ इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण आज भी वो लोग बेरोज़गार रह गए, जिनमें बहुत टैलेंट था, बहुत नॉलेज था, बहुत स्किल्स थे, लेकिन फिर भी कुछ कारणों से वो आज बेरोज़गारी या उससे बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम इसी प्रकार के एक एस्पिरेंट की कहानी को लेकर। शुरुआत करेंगे एक फ्रेशली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट की, जो किसी टेक्निकल या किसी बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज से नहीं निकला है। वो आपकी हमारी तरह बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्सेज़ करने वाला बंदा है, क्योंकि वो जिस सोशल स्टेटस से बिलोंग करता है, जिस सोशल लाइफ से बिलोंग करता है, वो हाई टेक्निकल कोर्सेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, एमबीए वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम हमारे बेसिक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो नॉर्मल बैकग्राउंड से निकलता है। तो जब वह पहली बार ग्रेजुएट होकर निकलता है तो अपने साथ बहुत सारे सपने लेकर निकलता है, बहुत सारी उम्मीदें लेकर निकलता है। उसमें जोश होता है, वो जवानी का एक जुनून होता है, एक ऐसा जुनून जिसमें वह सोचता है कि पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। वह सोचता है कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके परिवार की ज़िंदगी बदल जाएगी, उसकी खुद की ज़िंदगी बदल जाएगी, जिससे उसका नाम होगा, उसकी एक पहचान होगी। और इन सब से ऊपर वो ख्वाब देखता है पैसा कमाने का, एक बड़ा आदमी बनने का, जिसके पास एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा परिवार हो, वेल सेटल्ड हो। और एक मिडिल क्लास बंदा, एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा जब इतने सारे सपनों को पूरा करने के बारे में सोचता है तो उसके सामने केवल एक ही रास्ता बचता है, एक ही रास्ता दिखता है, और वो होता है भारत में सबसे ज़्यादा चाही जाने वाली नौकरी, सबसे ज़्यादा चाहा जाने वाला पद आईएएस और आईपीएस का। और जब वह स्टेज पे पहुंचता है, कॉलेज की लाइफ को पार करके अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करता है, तो उसको सबसे पहले नज़र आता है तो सरकारी नौकरी की राह। एक ऐसी राह, एक ऐसा सपना जो शायद उसका था भी नहीं। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एक लोअर सोशल बैकग्राउंड से आने वाला बंदा सरकारी नौकरी की तैयारी के चक्कर में घुसता है और किस प्रकार से उलझता है। तो जब हम देखते हैं सरकारी नौकरी की राह, ये हमको काफ़ी लेट रियलाइज़ होता है कि एक आईएएस बनने का, एक आईपीएस बनने का सपना हमारा कभी नहीं होता। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, बहुत ही कम, जो खुद से सोचते हैं, खुद से डिसाइड करते हैं कि उन्हें आईएएस बनना है। लेकिन जब वो एक लेटर स्टेज पे जाते हैं, स्पेशली तब जब वो सक्सेड नहीं हो पाते, तब उनको रियलाइज़ होता है कि ये सपना तो उनका था ही नहीं, क्योंकि ये सपना उनके दिमाग में परिस्थितियों ने, लोगों ने और कुछ स्पेशल फैक्टर्स ने उनके अंदर डाला था, जिसमें सबसे पहला तो होता है एक अस्पष्ट भविष्य। जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट होकर बाहर निकलता है तो उसे नहीं पता कि क्या करना है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको उस रास्ते पर मुकाम तक पहुंचाने के लिए कोई रेफरेंस नहीं है। तो इस केस में उसको एक ही रास्ता नज़र आता है और वो होता है सरकारी नौकरी का। खैर ये इतना स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं है किसी को भी आईएएस बनने के लिए सपने देखने को मोटिवेट करने वाला। उनसे बड़े भी फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले है दोस्त और रिश्तेदार। हर दोस्त के कोई ना कोई दूर का, काका का, दादा का, नाना का कोई ना कोई रिश्तेदार होता है जो इस प्रकार के सर्विसेज में गया है या वहाँ तक पहुँचने ही वाला था, और वो हमारे अंदर एक कीड़ा डाल देते कि नहीं है, तुम में भी टैलेंट है, तुम भी अच्छे बच्चे हो, तुम भी मेहनत कर सकते हो, तुम भी ये सब कुछ पा सकते हो। तो यहाँ से एक प्रकार से हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है, सोशल पीयर्स हैं, वो एक प्रेशर बनाते हैं, एक ऐसा प्रेशर जो हमको प्रेशर फील नहीं होता है, मोटिवेशन फील होता है कि हमको भी इस प्रकार की सर्विसेज के अंदर जाना चाहिए।
उसके बाद आता है शिक्षा का उद्योग, जो कि इंटरनेट पर आप इन दिनों देख सकते हैं। यूट्यूब पर आप जहाँ देखो वहाँ बड़े बड़े ऑफिसर्स को बुलाकर उनके इंटरव्यू किया जा रहा है, उनकी कहानियों का गुणगान किया जा रहा है, उनके स्ट्रगल को बताया जा रहा है। ऐसा स्ट्रगल जो रियल में स्ट्रगल होता भी नहीं अक्सर कुछ लोग सच में स्ट्रगल करते हैं, पर ज़्यादातर एक प्रकार की मार्केटिंग स्ट्रेटजी टाइप होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रमोट करते हैं, उनके पॉडकास्ट किए जाते हैं, उनकी रील्स बनाई जाती है। तो एक प्रकार से ये एक वाइट ब्रेन वॉश तो नहीं बोलूँगा, पर एक प्रकार से विचार को दिमाग के अंदर डाला जाता है बच्चों के, कि वो भी इस प्रकार के सर्विसेज में आए, और इससे सबका आप खुद जानते हैं कि किसका धंधा चमकने वाला है। तो ये जो एक शिक्षा का उद्योग बन गया है, उसको एक चकाचौंध की दुनिया में प्रस्तुत करके बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सरकारी नौकरी के सपने डाले जाते हैं। फिर आते हैं आखिरी फैक्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी बच्चे को आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखने का, और वो होता है परिवार की किसी सदस्य का सपना। परिवार का सदस्य कहीं न कहीं किसी न किसी सरकारी दफ्तर में परेशान ज़रूर होता है। उनको सरकारी अफसर का रुबाब वहाँ नज़र आता है, उनकी पावर नज़र आती है। वैसे वो पावर तो नहीं होती, उनका ढीठपना होता है, लेकिन उसे देखकर परिवार का सदस्य सोचता है कि काश मेरे परिवार में भी कोई बड़ा अफसर बने। और ऐसा ही कोई सपना घर का दादा, पापा, दीदी, मम्मी कोई न कोई देखते हैं, और ये सब फैक्टर्स मिलकर हमारे दिमाग में ये बीज बो देते कि नहीं, हमें भी बनना है तो आईएएस, आईपीएस या कोई पीसीएस ऑफिसर बनना है। और इस प्रकार से ये सभी फैक्टर्स मिलकर दिमाग पर इस प्रकार से हावी होते हैं कि बच्चे को लगने लगता है कि आईएएस या आईपीएस बनने का सपना उसका अपना सपना था। लेकिन बहुत लेट उसको रियलाइजेशन होता है कि ये सपना कभी उसका था ही नहीं। फिर जब सपना देख लिया, तैयारी में लग गए, तो उन्हें एक समय के बाद रियलाइज़ होता है कि उन्होंने गलती कहाँ की। सबसे पहले बात कि जो बच्चा कॉलेज से ग्रेजुएट होकर निकलता है, 20-21 साल का बच्चा होता है मैक्स टू मैक्स, उसको इतना आइडिया नहीं है लाइफ के बारे में कि ये ज़िंदगी, ये दुनिया किस प्रकार की है। वो तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस से भरा होता है, एक आत्मविश्वास से भरा होता है कि नहीं, मैं अपने स्कूल का, अपने क्लास का, अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर था, तो मैं ये एग्ज़ाम तो आराम से निकाल लूँगा, आराम से क्रैक कर लूँगा। उसको इस लेवल का बचकाना सा आत्मविश्वास होता है। उसे कंपटीशन का रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं होता, कंपटीशन की बिल्कुल समझ नहीं होती किस प्रकार का, किस लेवल का कंपटीशन है। मैथमेटिकली अगर वो देखेगा परसेंटेज टर्म में कि एक आईएएस बनने के कितने चांसेस होते, प्रोबेबिलिटी, तो शायद उसको कुछ समझ में आए। लेकिन उस वक्त हार्मोनल और बाकी हमारा जो मेंटल साइकोलॉजिकल स्टेट इस लेवल की हाइपर होती है कि बच्चे को लगता है कि उसके लिए खिलौना है, इस प्रकार की जॉब में सिलेक्शन लेना उसके लिए एक आम बात है। उसको सरकारी तंत्र में उन्हें लेट लतीफ़िया, घोटाले, पीछे चलने वाले भ्रष्टाचार और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं होता जो एग्ज़ामिनेशन में सिलेक्शन को डिसाइड करते। उसमें लक तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भाग्य पर मेरा भरोसा नहीं है, लेकिन संयोग की भी एक भूमिका होती है जो उसको बहुत लेट पता चलती है। स्पेशली प्रीलिम्स में एक नंबर, दो नंबर पॉइंट्स फेल होने वाले बच्चे जानते हैं कि संयोग की क्या भूमिका होती है इस प्रकार के बड़े एग्जामिनेशंस में। तो जब बच्चा कूद जाता है तो वो इन पॉइंट्स को इग्नोर करता है। इग्नोर तो नहीं करूँगा, वो समझ ही नहीं पाता। उसको बता भी दिया जाए तो उसके लिए समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इस लेवल के मेंटल स्टेट पर अब तक पहुँचा नहीं कि वो समझ सके। तो एक प्रकार से ये जादू की किताब के आखिरी पन्ने की तरह है, जहाँ पर जादू के मंत्र पहले लिखे जाते हैं और फिर लास्ट में बताया जाता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, लेकिन तब तक बच्चा मंत्र पढ़ चुका होता है और उसके साइड इफ़ेक्ट उसको दिख जाते हैं। तो बिल्कुल ये उसी प्रकार की जादू की किताब का आखिरी पन्ना है कि बच्चा इस फील्ड में कूद तो गया, लेकिन उसने प्रिकॉशंस नहीं पढ़े। साइंस के प्रैक्टिकल में हमको प्रिकॉशंस लिखाए जाते थे ताकि हम कोई गलती ना करें। तो बस सेम टू सेम लाइफ का ये एक एक्सपेरिमेंट है जिनमें प्रिकॉशंस बच्चे को पहले पढ़ने चाहिए, लेकिन अफसोस से उसको आखिर में पता चलता है। अब इस प्रकार से अगर वो इस फील्ड में कूद ही भी गया तो वो बच्चा एक ज़िद बनाकर बैठ जाता है कि मुझे अगर नौकरी करनी है तो एक आईएएस ही करनी है, एक आईपीएस ही करनी है, या कम से कम एक पीसीएस ऑफिसर, स्टेट लेवल ऑफिसर की तो जॉब मुझे करनी ही करनी है। इससे होता क्या है, वो अपना पूरा फोकस, पूरा अटेंशन केवल इन्हीं जॉब के ऊपर लगा देता है और बड़े गर्व से स्टेटस लगाता है, स्टोरी लगाता है कि नौकरी तो सिर्फ एक ही है, आईएएस, बाकी तो सब नौकरियां हैं। और इस कारण अपनी पूरी एनर्जी, पूरे एफर्ट्स वो इस एग्ज़ाम में डाल देता है, पूरा फोकस, पूरा अटेंशन इसी के ऊपर होता है। इससे होता क्या है वो हम अब देखते हैं
कि जब बच्चा पहला प्रयास करता है उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता सिलेबस क्या है, किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। तो इस कारण वो कोशिश तो पूरी ज़ोरदार करता है, अच्छे से मेहनत करता है, लेकिन वो दिशाहीन होती है, क्योंकि वो पूरा उसके लिए एक नई दुनिया है। सिलेबस समझते समझते पूरा साल निकल जाता है, एग्ज़ाम आ जाती है और कुछ पॉइंट्स है, बिल्कुल कुछ पॉइंट्स है वो मिस कर जाता है। अक्सर यही होता है, हर ये बच्चे बच्चे की कहानी है। ऐसे में एक ऐसा माहौल बन चुका है, जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो जब मैं दिल्ली गया था आईएएस की प्रिपरेशन के लिए 2019 में, कोविड से जस्ट पहले, तो ये खबर गाँव में फैल गई। गाँव में अगर कोई किसी छोटे मोटे तीर्थ स्थल पर भी चले जाए तो एक बड़ी कहानी बन जाती है, और आईएएस की तैयारी अगर करने चले गए तो फिर तो बात ही क्या है। तो जब मैं गया तो उस दौरान हुआ यूँ कि जब मैं वापस लौटा तो मेरे नाम बदल चुके थे। अच्छा खासा नाम था, लेकिन कोई कलेक्टर साहब कह रहा है, कोई आईपीएस साहब कह रहा है। आज भी मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझे कलेक्टर साहब बोलते हैं, हालांकि मैं एक टीचर हूँ अभी, पर उनके लिए मैं कलेक्टर साहब हूँ। मतलब एक प्रकार से ऐसा माहौल बना दिया जाता है जो कि एक प्रकार से मेंटल प्रेशर का काम करता है बच्चे के ऊपर। एक ऐसा प्रेशर, एक ऐसा सोशल स्टेटस उसको मिल चुका होता है जिस कारण वो चाहकर भी ये जो रेस चल रही है आईएएस आईपीएस बनने की, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगाने की, उससे बाहर निकल नहीं पाता, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाएगा कि क्या भाई तू तो आईएएस बनने गया था, क्या हुआ तेरा। तो इस प्रकार के तानों से बचने के लिए बस भाई लगा रहता है अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको देखने को मिलती है, और यूजुअली फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है, और कुछ पॉइंट से, कुछ नंबर से, कुछ एक दो क्वेश्चन से वो मिस कर जाता है। और ये कुछ पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चंस ही है जो उसको अगले अटेम्प्ट के लिए रेडी कर देते हैं। अटेम्प्ट का चक्कर चलने वाला है, एक अटेम्प्ट के चक्कर में वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। होता क्या है कि प्रयास पे प्रयास लगते रहते, प्रयास पे प्रयास लगते रहते, और वो बच्चा क्या खोता जा रहा है, क्या उसने अब तक अपने जीवन में खोया है, उसको एहसास भी नहीं होता। लेकिन रियलाइजेशन उसको मिलता है जब वो अपने 20s के एंड में पहुंचता है, तब उसको एहसास होता है कि इस प्रयास के प्रयास अटेम्प्ट के चक्कर ने उसमें क्या खोया। तो सबसे पहले वो जो खोता है वो होती है उसकी जवानी। उसको अचानक से रियलाइज़ होता है कि कब 21 साल का मासूम सा जोश से भरा बच्चा 28 का हो गया, 30 का हो गया। तो वो जो जीवन का एक गोल्डन पीरियड होता है, जवानी का जो पीरियड होता है, वो खो चुका होता है। उसको बहुत लेट, और सबसे बड़ा रियलाइजेशन यही है, सबसे बड़ा दुख यही है कि उसने अपनी जवानी की वो दिन खोए जो दोबारा कभी वापस आने नहीं है। वक्त तो जाता ही है, साथ ही साथ इस प्रकार के बड़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी में बच्चा इतना इन्वॉल्व होता है, इतना ज़्यादा वो घुस चुका होता है कि इश्क, मोहब्बत, दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी, उन सब से टूट चुका होता है, कट चुका होता है। ज़्यादा एजुकेशन से उसके सोचने समझने का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, एक लेवल बढ़ जाता है, लेकिन क्या मतलब का वो लेवल। लिटरली हो सकता है आप मुझसे एग्री ना करें, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड वो बनाता है, पढ़ लिख कर एक हाईली एजुकेटेड, हाई ब्रॉड थिंकिंग वाला बंदा भी बनता है, वो सोसाइटी में उससे कोई काम नहीं आता। सोसाइटी में सब एक नॉर्मल थिंकिंग लेवल को लेकर चलते हैं, आप उसमें मिसफिट रहेंगे, आप उनके बीच में एडजस्ट कर ही नहीं पाएंगे, आप उनसे एग्री नहीं कर पाएंगे, आप उनके व्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आपको अपने आप में लगेगा कि कहाँ मैं इन गवारों के बीच में रह रहा हूँ। इससे धीरे धीरे उसको एहसास भी नहीं होगा कि कब उसकी सोशल स्किल्स ख़त्म हो गई, कब उसकी दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी, नातेदारी सब खत्म हो गई। ये एक ऐसा जहर है जो यूपीएससी जैसी एग्ज़ाम्स ने हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी में घुला हुआ है। इसके बाद दिक्कत आती है पैसा और एम्प्लॉयबिलिटी की। इस दौरान जब बच्चा प्रिपरेशन में लगा होता है, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, अब इमेजिन कीजिए जिसके माँ बाप खेतों में काम कर रहे हैं, मज़दूर है या ड्राइवर है, रिक्शा चलाते हैं या किसी और प्रकार के छोटे मोटे काम करते हैं, उनके ऊपर एक 28 का, 30 का, 27 का साल का उम्र का बच्चा तो बिल्कुल नहीं रहा, वो जवान अच्छा खासा मर्द बन चुका है, महिला बन चुकी है, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर वो इस दौरान उसको रियलाइज़ होता है कि उसने न केवल पैसों कमाने की अपॉर्चुनिटी छोड़ी, बल्कि अपने माँ बाप के हज़ारों लाखों रुपए भी इस एग्ज़ाम में फूंक दिए। साथ ही साथ जब वो बच्चा इतने साल तक इस किताबी दुनिया में, अटेम्प्ट की दुनिया में जीता है, तो वो कोई एम्प्लॉयमेंट सीख नहीं पाता, कोई स्किल सीख नहीं पाता जिससे पैसा कमा पाए। इसीलिए जो बच्चे यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में कई सारे अटेम्प्ट देने के बाद जब बाहर निकलते हैं मार्केट में, तो उनको काम नहीं मिलता। वो इतना एजुकेटेड हो चुके होते हैं कि छोटे मोटे काम वो कर नहीं पाएंगे, वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम के अगेंस्ट जाएगा।
समाज को क्या जब मुँह दिखाएंगे, लोगों को, अपने दोस्तों को क्या मुँह दिखाएंगे। इस कारण वो छोटे मोटे काम कर नहीं सकते और बड़े काम उनको मिलते नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो स्किल नहीं बचती, एक प्रैक्टिकल स्किल। थ्योरेटिकल नॉलेज उनको होगा पूरी दुनिया का कि अमेरिका का सिस्टम क्या है, यूके का सिस्टम क्या है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी के लिए आपको चाहिए स्किल जो उनके अंदर बिल्कुल नहीं होती। तो इतने सारे प्रयासों से बच्चा ये सब कुछ खोता है और सबसे महत्वपूर्ण वो जो खोता है वो होता है उसका आत्मविश्वास। जब एक बार उसका आत्मविश्वास टूटता है, ख़त्म होता है, क्योंकि उसको अपनी हार नज़र आती है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि ये अटेम्प्ट की दुनिया एक जहर से कम नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर बात इस प्रकार का है तो करे क्या। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब बच्चा शुरू करता है तो कोशिश करे कि उसको पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में सक्सेस मिल जाए। इसके लिए उसको सही गाइडेंस लेनी चाहिए, सही लोगों के संगत में रहना चाहिए और एक दिशा में अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करके अपने सपने को पूरा करना चाहिए। मेरा फोकस बस यही है कि करो, सपने देखना बुरी बात नहीं है। हम लोअर मिडिल क्लास से हुए, कमज़ोर सोशल कैटेगरी से हुए, तो कोई इसका मतलब ये नहीं कि हमको सपने देखने का हक़ नहीं है, लेकिन सपने देखो, लेकिन रियलिटी को अपने दिमाग में रख कर। तो कोशिश करो कि पहली बार में एक सही दिशा के साथ आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ, क्योंकि हो सकता है कि आप ये सब करने के बाद भी सीख क्लियर ना कर पाएँ। तो ये मानिए कि पहला अटेम्प्ट आपके सीखने का मौका था। जो भी एक्सपीरियंस आपको मिला है, जो भी नॉलेज मिला है, उसको चैनलाइज़ करो, एफ़र्ट डालो और पूरी मेहनत से लग जाओ अपने सेकंड अटेम्प्ट में। लेकिन ये मानकर चलिए कि सीरियस अटेम्प्ट के रूप में आपका सेकंड अटेम्प्ट ही आखिरी अटेम्प्ट होगा। अगर इसके बाद भी आप अटेम्प्ट के चक्कर में फंसते हैं तो फिर वो आपकी मर्ज़ी। इससे होगा क्या कि जब आपके 2 अटेम्प्ट पूरे हो चुके हैं और फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है, वैसे अगर आप उस एज को पार कर चुके हो तो आपके लिए तो एक ये रियलाइजेशन है, लेकिन जो बच्चे इस एज में हैं उनके लिए से एक रिक्वेस्ट है कि फाइनेंशियली 2 अटेम्प्ट के बाद अपने माँ बाप के ऊपर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना रहो। कोशिश करो कि आप कोई छोटा मोटा काम कर लो, ट्यूशन पढ़ाओ, महिला है तो कोई और ट्यूशन पढ़ाओ, या कोई काम धंधा जो भी छोटा मोटा पार्ट टाइम किया जा सके वो करो, लेकिन अपने जो पढ़ाई के खर्चे हैं वो खुद से अर्न करो। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। माना कि कुछ समय आपका वहाँ वेस्ट होगा, लेकिन इतने अटेम्प्ट देने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। एक शेड्यूल बनाइए, पार्ट टाइम जॉब के लिए समय निकालिए, अपनी अर्निंग खुद करिए, उससे आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा, पर माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, इसके साथ साथ बैकअप तैयार करो। ज़रूरी नहीं कि IAS IPS ही सपना है। अगर आप काबिल हैं तो आपका व्यवस्था में होना ज़्यादा ज़रूरी है। किस पद पर है ये मायने नहीं रखता। इसलिए कोशिश करें कि स्टेट की जो एग्ज़ाम्स होती है, A कैटेगरी, B कैटेगरी, ग्रुप 3, ग्रुप 4, इन एग्ज़ाम्स के थ्रू भी आप जाओ, एक सिक्योरिटी अर्जित करो। सबसे मेन हमारी जिस सोशल कैटेगरी से हम हैं वो है जॉब सिक्योरिटी। हमको हमारे बारे में नहीं सोचना है केवल, हमको हमारे परिवार के बारे में सोचना है, हमारे ऊपर निर्भर लोगों के बारे में सोचना है। इसलिए सबसे पहले जॉब ढूंढो, चाहे वो कोई सी भी हो, कैसी भी हो, और उसमें लगे रहो। फैमिली को फाइनेंशियली आप एक सिक्योर कर दो। इसके बाद एक सोशल कनेक्ट बनाए रखें। ऐसा ना हो कि आप आपके दोस्तों से, अपने परिवार से टूट जाएं। एक मेंटल आपका बना रहना चाहिए, अटैचमेंट बना रहना चाहिए। याद रखिए, आप जिस सोशल कैटेगरी से, हमारे लिए हमेशा ये इंपॉर्टेंट होता है कि जॉब सिक्योरिटी। हाँ, मैं आपको यहाँ एक जॉब सिक्योरिटी के बाउंडेशन बांध नहीं रहा हूँ, लेकिन शुरुआत कम से कम इससे कीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हम अमीरों जैसे नहीं है जिनके माँ बाप उनके लिए करोड़ों रुपए छोड़ कर जाते हैं और उनकी फैमिली चलती रहती है और फिर हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ऐसा हमारे साथ नहीं होता। इसलिए एक जॉब सिक्योरिटी क्रिएट करो, और जब आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी आ गई और अगर आपका सपना सचमुच आपका है, वो आपकी ज़िद है, आपका हक है, तो उस केस में जॉब करते हुए भी आप कभी अपने सपने को भूलेंगे नहीं और लगे रहेंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए कि एक जॉब किसी प्रकार की, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, छोटे लेवल की जॉब हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट, जो जिस प्रकार की भी हो, ढूंढिए। इस प्रकार से ढूंढिए कि आप आपके प्रिपरेशंस भी कर सकें और आपका मोटिवेशन भी ज़िंदा रहे। और ध्यान रखिए, 2 अटेम्प्ट के बाद अपने आप को स्केलेबल बनाए रखिए, अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाए रखिए। कोई ना कोई स्किल सीखते रहिए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो कि आप सर्विसेज में ना आ पाए, किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब में ना आ पाए, तो आपके पास वो कला होनी चाहिए जिसके बदौलत आप अपने परिवार को
सस्टेन कर सके, अपने परिवार को चला सके और साथ ही साथ उस स्तर का काम कर सके जो आपकी नॉलेज को, आपकी स्किल को, आपके टैलेंट को शोभा देता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई स्किल्स को हल्का फुल्का सीखते रहें और अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाए रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, 2 अटेम्प्ट का बाउंडेशन मैं आपके ऊपर डाल रहा हूँ, मानना या ना मानना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे सपने को भूल जाए। मेरा बस कहने का मकसद ये है कि आप अपने आप को किसी न किसी प्रकार के रोज़गार में लगा के रखिए। मैंने पर्सनली ऐसे कई बच्चों को देखा है जो बहुत टैलेंटेड थे, मेंस दिया है, इंटरव्यू तक स्टेज पर भी पहुँचे हैं, बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स के। पर्सनली मैंने भी MPPSC 2019 का इंटरव्यू तक दिया हुआ है। तो इंटरव्यू के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, जब मैंने 2023 में इंटरव्यू दिया, 2019 की एग्ज़ाम थी मेरी, 2023 में मैंने इंटरव्यू दिया, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो 4 साल है वो मैंने सिर्फ इंतज़ार में बिता दिए। मैं बस इंतज़ार करता रहा कि कब मेंस का रिज़ल्ट आएगा, कब मेंस की एग्ज़ाम होगी, फिर मेंस की जब एग्ज़ाम होगी तो कब रिज़ल्ट आएगा, कब इंटरव्यू होगा। तो केवल ये इंतज़ार में मैंने अपनी ज़िंदगी की कीमती 4 साल बर्बाद कर दिए। हुआ क्या, वो टाइम मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास की कमी वाला समय था। मैं कमा नहीं रहा था, पूरी तरीके से डिपेंडेंट था अपने पेरेंट्स के ऊपर, कुछ भी बिल्कुल नहीं था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि आखिर ये जो चक्र है, इसमें जो जहर है वो है क्या, वो किस प्रकार से हमको मार रहा है। तब मुझे समझ में आया था कि बेरोज़गार होने लायक तो मैं था नहीं, लेकिन मैं बेरोज़गार बना। क्यों? क्योंकि मैंने इस चक्र को नहीं समझा। उसके बाद मैंने हालांकि टीचर की पार्ट टाइम जॉब की, 5,000 रुपये पर मंथ कमाता था, लेकिन वो हमारे लिए एक रेस्पेक्टेबल नहीं था। उस इतना पढ़ने के बाद, इतना एजुकेट होने के बाद, इतना सब कुछ सीखने के बाद हम जब इस लेवल पर आते हैं तो हमको तकलीफ़ होती है। तो जिस स्टेज पर आकर मुझे ये रियलाइज़ेशन हुआ, उससे पहले ही बच्चों को रियलाइज़ हो जाए तो वो बेहतर है। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाए रखें, रोज़गार ढूंढें, चक्र में न उलझे, अपने सपने के लिए लड़ते रहे, झगड़ते रहे, चलते रहे, लेकिन खुद को बेरोज़गार नहीं रखना। काम करते रहो, पढ़ते रहो, सपने देखते रहो, क्योंकि बेरोज़गारी एक धीमा जहर है, स्पेशली हमारे लिए। हमारे से तात्पर्य है लोअर सोशल क्लास के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। इसलिए मैं आपको लास्ट में यही कहूँगा कि भले 1 रुपये कमाओ, भले 1 रुपये कमाओ, पर रोज़गार में बने रहो, काम करते रहो। ये आपको बहुत मोटिवेशन देगा। ये आपकी, अगर आप बाकायदा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी की जो कहानी, स्ट्रगल की कहानी, उसको और ज़्यादा बेहतर बनाएगा। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि सपने देखो, लेकिन एक लॉजिक के साथ, रियलिटी को अपने दिमाग में रखते हुए। सपने का पीछा कभी छोड़ना नहीं है, लेकिन रियलिटी को भी इग्नोर कभी करना नहीं है।